हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आपको ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इसमें क्या है, आपको यहाँ जाना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी इस डेवऑप्स कोर्स के से रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं या जो भी मटेरियल है मैं यहाँ डालता रहूँगा, और ये आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी हम AWS की जो इंट्रोडक्शन है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ओके, तो सबसे पहले हमारा है कि इंट्रोडक्शन टू AWS। सो ये उन लोगों के लिए है, ये जो AWS का अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं आगे के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, सो अभी जिनको AWS नहीं आता और जो AWS सीखना चाहते हैं डेवऑप्स में जाने के लिए, सो ये एक बेसिक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। और इस कोर्स में मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एक डेवऑप्स इंजीनियर को चाहिए होता है। और इसका मैं एडवांस कोर्स भी बनाऊंगा अगर जो AWS में ज़्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं या AWS पे ही काम करना चाहते हैं आगे, तो वो भी मैं आगे कोर्स को अपडेट कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहला कि AWS है क्या। सो AWS है हमारा अमेजोन वेब सर्विसेज, एंड इट्स अ क्लाउड प्रोवाइडर, and they provide you with the servers and the service that you can use on demand and scale easily. सो यहाँ पे दो टर्म निकल के आते हैं सबसे पहले क्लाउड में, कि क्लाउड पॉपुलर हुआ क्यों, मतलब पिक्चर में कैसे आया। सो जो मेन रीज़न था वो ऑन डिमांड एंड स्केलेबिलिटी की वजह से ये हमारा AWS पिक्चर में आया। तो हम दो टर्म है, इनको पहले समझ लेते हैं। ऑन डिमांड क्या होता है। लेट्स एज्यूम हमने एक सर्वर को प्रोविजन किया। ठीक है, हमने एक सर्वर क्रिएट किया, तो मैंने यूज़ किया उसको 1 घंटे तक। ओके, तो 1 घंटे तक मैंने जो कुछ भी इसमें जो भी सर्वर प्रोविज़न किया और मैंने उसके बाद डिलीट कर दिया, तो मुझे कॉस्ट जो भी आएगी सिर्फ 1 घंटे की आएगी और मुझे बस उतना ही पे करना है। ठीक है, ये हो गया ऑन डिमांड कि जितना यूज़ किया उतना बिल पे किया। एंड द सेकंड वन इज़ द स्केल। स्केल में क्या होता है, मान लो मैंने कोई सर्वर क्रिएट किया और उस पर वेबसाइट होस्ट किया और ट्रैफिक अचानक से इंक्रीज़ हो गया, जो सर्वर था वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो मैं सर्वर का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, और जब लोड कम हो जाएगा तो मैं उसका साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। सो ये क्या होती है, स्केलेबिलिटी, यानी कि स्केल अप एंड स्केल डाउन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। ओके, एंड AWS पावर सम ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। और AWS जो है वो भी उस पर सबसे बड़ी वेबसाइट चलती है Amazon.com आपकी, और नेटफ्लिक्स। अब हम जानते हैं कि AWS कैसे पिक्चर में आया, मतलब कैसे ये जो क्लाउड है वो कैसे पिक्चर में आया है। तो हम इसके पहले एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 2002 में ये लोग पहले इंटरनली अपनी जो क्लाउड था, मतलब जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी इन्होंने बना के रखी थी सर्विस, वो बस अपने इंटरनल यूज़ के लिए, जो भी इनकी Amazon.com और जो भी इनकी साइट्स वगैरह थी उनको चलाने के लिए ये लोग इंटरनली यूज़ करते थे। तो फिर अमेजोन इन 2003, अमेजोन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ एंड आइडिया टू द मार्केट। इन लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम इसका इतना यूज़ कर रहे हैं और इतना फ़ायदा हमें मिल रहा है और इतना ईज़ हो रहा है इसका, तो क्यों ना हम इसको पब्लिकली लॉन्च कर दें। तो जो फर्स्ट सर्विस थी वो उन्होंने लॉन्च करी 2004 में। ओके, और उसका नाम था SQS। तो SQS क्या होता है, क्यू सर्विस होती है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, और अभी इसका अभी कोई काम ही नहीं है। एंड 2006 में री लॉन्च किया था पब्लिकली विद द SQS S3 एंड EC2। फिर 2006 में जो 3 सर्विसेज थी SQS S3 एंड EC2, ये इन लोगों ने लॉन्च की थी। तो 2017 में 7 में इन लोगों ने क्या किया, यूरोप में लॉन्च किया, क्योंकि वहाँ कुछ डेटा का कुछ इशू है और वहाँ पॉलिसी कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ टाइम लग गया इनको लॉन्च करने में। तो अभी जो कुछ बड़ी वेबसाइट है जैसे ड्रॉप बॉक्स, जो कि एक डेटा को स्टोर करने के लिए लाइक गूगल ड्राइव की तरह ही एक वेबसाइट है पॉपुलर, वो भी यूज़ करती है AWS का। एंड Airbnb, नेटफ्लिक्स, नासा, ये सब तुम जानती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि AWS के फैक्ट्स के बारे में कि लास्ट वो उसने कैसा परफॉर्म किया। सो इन 2019 AWS हैड 35 बिलियन इन एनुअल रेवेन्यू। तो जो एक साल की कमाई थी AWS की, बस वो थी $35 बिलियन। और जो इनका मार्केट कैप्चर था वो 47% था। और जो सेकंड लार्ज जो मार्केट कैप्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट का 22%। सो पायनियर एंड द लीडर ऑफ द AWS क्लाउड मार्केट फॉर द 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जब से लॉन्च हुआ है लगातार ये नंबर 1 पे ही है अभी तक। ठीक है। एंड ओवर 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स। सो इस पे 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। एंड यूज केसेस क्या है हमारे AWS क्लाउड यूज केसेस, तो हम देखते हैं AWS enables यू टू बिल्ड सोफिस्टिकेटेड एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। तो अभी मैंने अभी इस टर्म को डिफाइन किया था, स्केलेबल मतलब इसको डिफाइन किया था। ठीक है। सो एप्लीकेशन टू डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के लिए होता है। ऐसे यूज केस इंक्लूड एंटरप्राइज IT, बैकअप एंड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट होस्ट करने के लिए AWS को यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल एंड सोशल ऐप्स को भी डिप्लॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और गेमिंग से रिलेटेड भी हम इस पे सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो AWS का जो पूरा नेटवर्क है वो बना हुआ कैसे बना हुआ है, यानी कि कैसे काम करता है, इंटरकनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जो भी है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आता है हमारा AWS रीजन्स। सो AWS रीजन्स क्या होते हैं? ठीक है। तो उसमें होते हैं हमारे AWS रीजन, AWS अवेलेबिलिटी जोन्स, और AWS डेटा सेंटर, AWS एज लोकेशंस। ओके। और अगर आप इस वेबसाइट पर जाके अगर आप ये URL को infrastructure.aws को हिट करेंगे तो आपको सारे रीजन्स की डिटेल और कौन सा किससे कनेक्टेड है आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया यहाँ किससे कनेक्ट है, लंदन से कनेक्ट है और आयरलैंड से कनेक्ट है। ठीक है। आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि AWS रीजन्स होते क्या है एक्चुअल में। सो AWS हैज़ रीजन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो ग्राफ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हर कहीं इनके डेटा सेंटर है। द ब्लू वन इज द डेटा सेंटर्स। ओके। एंड जो ऑरेंज है वो इनके अपकमिंग डेटा सेंटर, यानी कि ये नए डेटा सेंटर यहाँ जो इनके न्यू रीजन्स हैं वो आएंगे। ठीक है। सो एक रीजन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है। तो उनके नेम कैसे हो सकते हैं, नेम कैन बी यूज्ड US ईस्ट 1, EU वेस्ट 3, और रीजन इज द क्लस्टर ऑफ द डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर के होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर रीजन स्कोप्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो यूएस में है लेकिन इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, मतलब वहाँ पे अभी चल रही हैं और यहाँ अभी नहीं आई है। तो हर ऐसा अगर आपको कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको US के रीजन में मिल जाएंगी लेकिन इंडिया में नहीं मिलेंगी, तो वो होती है हमारी रीजन स्कोप। और अब ये होता है कि हाउ टू चूज एन AWS रीजन। सो उसके 4 फैक्टर होते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है कंप्लायंस। तो कंप्लायंस क्या होता है कि मतलब हमारी जो सरकार है वो डेटा सेव करने की पॉलिसी क्या है, मतलब जो हम डेटा को अगर स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, और कैसे उस डेटा को अ, सुरक्षित रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट होता है कंप्लायंस। सबसे पहले हम फॉलो करना है कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट। सो एवरी कंट्री हैव डिफरेंट कंप्लायंस पॉलिसी फॉर स्टोरिंग द डेटा। जैसे कि आपकी जो जर्मन है वो उसका डेटा स्टोर करने की पॉलिसी अलग है, आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसी अलग है, चाइना अपना डेटा वहाँ बाहर नहीं जाने देता, इंडिया की भी अपनी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लायंस। तो अब सेकंड आता है प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर, रिड्यूस लेटेंसी। तो हमें अपने जो रीजन्स हैं वो सिलेक्ट कैसे करना है, मान लो मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली 90% ऑफ द कस्टमर हैं हमारे इंडिया के। ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट होगी हमें डिप्लॉय करना है मुंबई में। ठीक है। जो हमारा AWS का डेट जो रीज़न है वो है मुंबई। तो मैं क्या करूँगा कि लेटेंसी ना हो, टू रिड्यूस द लेटेंसी मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा सर्वर। अगर मुझे इंडिया में करना है तो मुझे इंडिया में ही डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर को। ठीक है। और अगर मुझे मान लो मेरे जो कस्टमर बेस है, ठीक है, वो US का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं US में सर्वर को क्रिएट करूँगा। एंड अवेलेबल सर्विसेज विद अ रीज़न।
सो अभी मैंने ये लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि हर रीजन में हर सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड द प्राइसिंग, प्राइसिंग वेरी कर सकती है रीजन टू रीजन। क्या होगा, मान लो मैंने अभी यहाँ यूएस में सर कोई EC2 क्रिएट करी, ठीक है, और सेम साइज़ की EC2 मैंने क्रिएट करी इंडिया में, तो क्या होगा, उनका कॉस्ट डिफरेंस रहेगा। मान लो यहाँ जो रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा सस्ते हुए तो कॉस्ट डिफरेंस आएगा, या जो टैक्स लगेगा वो इंडिया में ज़्यादा हुआ यूएस में कम हुआ तो कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा। सो हर रीजन में कॉस्ट डिफरेंट आता है, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो जो हम लैब वगैरह भी करेंगे वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा, ओके। सो अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, अब बात करेंगे। अब अवेलेबिलिटी जोन, रीजन डिस्कस कर लिया, रीजन क्या होता है और कैसे रीजन सेलेक्ट करना है। अब हमें अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ईच रीजन हैज़ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। जो रीजन होता है, मान लो मुंबई है, तो मुंबई के अंदर कितने डेटा सेंटर्स होंगे, तो अभी के लिए उसमें डेटा सेंटर है 3, यानी कि एक रीजन में 3 डेटा सेंटर होते हैं, 1 2 3, और ये क्या होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ईच रीजन हैज़ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स, यूजुअली 3 होते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे 6 डेटा सेंटर है एक रीजन में। तो इनके अवेलेबिलिटी जोन के नाम कैसे होते हैं, AP साउथ ईस्ट 2A, AP साउथ 2B, AP साउथ ईस्ट 2C, ये होते हैं हमारे नाम अवेलेबिलिटी जोन के। ईस्ट अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर डिस्ट्रिक्ट डेटा सेंटर विदाउट रिडंडेंट पावर नेटवर्किंग इन द कनेक्टिविटी। तो क्या होगा, अगर मान लो जो हमारा मुंबई रीजन है उसमें क्या होगा, 3 डेटा सेंटर हैं, और जो इनका जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी, मान लो जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। मान लो इसको टाटा सप्लाई करता है, इसको जो जियो का नेट है इसके पास, और इसको किसी और अदर कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो अडानी के ग्रुप से आ रही है या फिर किसी और थर्ड पार्टी वेंडर की तरफ से आ रही है, तो सबका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी ये सब डिफरेंट रहेगा, ओके। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजास्टर। तो किसी भी डेटा सेंटर को बनाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी डेटा सेंटर को बनाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं वो उनको देखा जाता है, जैसे ये कि यहाँ भूकंप कितना आता है, या फिर मतलब नेचुरल डिजास्टर के कम से कम चांसेस हो वहाँ तक पहुँचने के, इसके अकॉर्डिंग ही डेटा सेंटर को डिज़ाइन किया जाता है। एंड दे आर कनेक्टेड विद अ हाई बैंडविड्थ अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्किंग। मैंने बताया था कि ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और जो इनका जो नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर आप कुछ डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है हमारा AWS पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। सो अब ये क्या होता है, हमने रीजन देख लिया, अवेलेबिलिटी जोन्स देख लिया, ये कुछ नया क्या आ गया। सो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। मान लो जो मेरा कस्टमर बेस है, मैंने सर्वर डिप्लॉय किया इंडिया में, अब मेरे 80% यूज़र है वो है इंडिया यहाँ पे, एंड 20% है यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वर और जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो सेव हो इंडिया में ही, मैं अपने डेटा को इंडिया के बाहर नहीं जाने देना चाहता। और जो मेरे जो 20% कस्टमर हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, CDN का यूज़ करूँगा। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो उसकी एक सर्विस होती है क्लाउड फ्रंट AWS की। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ उन लोगों ने बोला कि अमेजोन है 216 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, और जिसमें 205 एज लोकेशंस होती है। तो जो हमारी एज लोकेशंस होती हैं वो क्या करती है, मान लो इंडिया की साइट है हमारी, मान लो यहाँ अगर US का बंदा कोई एक्सेस करेगा इस साइट को, यहाँ पे जो है इसने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम उसका जो डेट जो वेबसाइट होगी वो फैच होगी यहाँ कैश हो जाएगी। अगर वो नेक्स्ट टाइम या कोई भी यहाँ का जो कस्टमर बेस है हमारा 20%, वो अगर एक्सेस करेगा तो उसको लेटेंसी नहीं आएगी। सो जो कंटेंट डिलीवरी है वो हमें हेल्प करता है कि हमारे सर्वर मुंबई में होने के बाद भी ये क्या करेगा, जो हमारा 80% वो 20% जो हमारा कस्टमर बेस है US का, वो भी इजीली लोअर लेटेंसी के साथ हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। सो कंटेंट इज डिलीवर्ड टू एंड यूजर विद अ लोअर लेटेंसी, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कि AWS का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अपकमिंग लेक्चर्स में
हैंड्स ऑन की लैब्स भी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।